हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस का एक और यूनिट लेकर के आए हैं, यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। उसकी ये वन शॉट वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डिटेल में समझा दूंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये यूनिट। इससे पहले मैंने यूनिट नंबर 1 को भी डिटेल में कवर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। उसमें सिलेबस भी मिल जाएगा आप लोगों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक वाली भी वीडियो मिल जाएगी कि कौन सा चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या कह सकते हो कौन सा यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और टॉपिक जब मैं आप लोगों को डिटेल लेक्चर्स कराती हूँ उसमें बता भी देती हूँ कौन सा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही मैंने यूनिट नंबर 1 का वन शॉट वीडियो प्रोवाइड किया था, जिसमें एक ही वीडियो में 1 घंटे की वीडियो थी, शायद ये थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो उसमें मैंने पूरा का पूरा यूनिट नंबर 1 को डिटेल में कवर कराया था, सारे टॉपिक्स को कवर कराए थे। तो वैसे ही यूनिट नंबर 2 बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को भी मैं आप लोगों को डिटेल में कवर कराने वाली हूँ। अगर उस वीडियो में 100 लाइक 100 कमेंट्स हो जाते हैं तो मैं आप लोगों को यूनिट नंबर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को भी प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोग एक बार ट्रस्ट कीजिए, मैं जितने क्वेश्चंस को प्रोवाइड करूंगी सब कुछ आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। पिछले साल भी मैंने ऐसे ही प्रोवाइड किया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था कि हाँ, आपने जो प्रोवाइड किया हुआ है वो एग्ज़ाम में आया भी हुआ है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 2 में बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। यूनिट नंबर 1 में हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, उसके जनरेशन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। लेकिन अब हमें यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कैसे कंप्यूटर जो काम करता है उसका बेसिक नॉलेज क्या है। तो सबसे पहले इसमें आता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको एक ब्लॉक डायग्राम से समझाइए। ठीक, तो द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर आर इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी, स्टोरेज यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें कह रहा है जो कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, जो बेसिक कंपोनेंट जो मतलब कह सकते हैं इसकी ज़रूरत ही पड़ती है कंप्यूटर में, वो होता है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट अभी मैं डिटेल में भी समझाऊंगी, पहले इतना समझ ले इनपुट यूनिट क्या होता है, जो हम कंप्यूटर को डेटा इंस्ट्रक्शन देते हैं। आउटपुट यूनिट क्या होता है, जो हम डेटा या इंस्ट्रक्शन देने के बाद जो रिज़ल्ट हमें मिलता है वो आउटपुट यूनिट होता है। मेमोरी या स्टोरेज यूनिट, मतलब जैसे कोई हम डेटा दिए, इंस्ट्रक्शन दिए तो डायरेक्ट हमें आउटपुट थोड़ी ना मिल जाता है, स्टोर होने के बाद, प्रोसेसिंग होने के बाद हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो मेमोरी और स्टोरेज यूनिट में स्टोरेज का काम करता है। फिर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, फिर कंट्रोल यूनिट कैसे कंट्रोल करता है, फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के अंदर जो होता है उसको काम करता है। तो ये 6 बेसिक कंपोनेंट्स है, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, कभी एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है तो आप लोग इतने सारी चीज़ें को लिख देंगे। फिर इसके बाद अब फिगर देख लीजिए, ब्लॉक डायग्राम कैसे काम करता है। जैसे कि ये हमारा इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, आउटपुट हो गया। मतलब कोई भी चीज़ हम लोग कंप्यूटर को देते हैं तो इनपुट के फॉर्म में देते हैं, अब वो प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट मिलता है। तो देखो ये कैसे काम करता है, इतना बनाएंगे, फिर इतना बनाने के बाद इनपुट यूनिट, फिर इनपुट यूनिट के बाद स्टोरेज आता है, पहले डेटा स्टोर होता है, फिर उसके बाद प्रोसेस होता है। ठीक, प्रोसेस इसके अंदर होता है। ठीक, कंट्रोल यूनिट और एएलयू की हेल्प से, जो कि सीपीयू में होता है, तो ये प्रोसेसिंग का काम करता है। पहले स्टोरेज होगा, स्टोरेज के बाद प्रोसेसिंग ही इसके साथ ही साथ हो जाती है, फिर उसके बाद हमें आउटपुट यूनिट मिलता है। तो ये क्या हो गया, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर हो गया। ब्लॉक के फॉर्म में है ना, ब्लॉक के फॉर्म में है, इसीलिए इसको ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? कोई भी डाउट होता है कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, मैं आप लोगों के हर एक कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ ताकि आप लोगों का कोई भी डाउट ना रह सके। ठीक, कुछ भी रहता है आप मुझसे पूछिए। मैं आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाती हूँ। तो आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स भी पढ़ना है तो मेरे चैनल पे आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिज़िक्स की, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स की। तो आप वो सारे लेक्चर्स को भी देख सकते हैं अगर आपने लिया हुआ है। ठीक, अब बाकी अपने दोस्तों
दोस्तों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों तक पहुंच सके और उनकी भी हेल्प हो सके। मैं सारे यूनिट को डिटेल में कवर कराऊंगी, सारे यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पेपर एनालिसिस सब कुछ प्रोवाइड करूंगी, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट है, अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा, पिक्चर्स, साउंड एंड ग्राफिक्स। दे कैन सॉल्व हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम क्विकली एंड एक्यूरेटली। अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा, जो कंप्यूटर होता है डेटा को प्रोसेस करता है, पिक्चर्स को प्रोसेस करता है, साउंड एंड ग्राफिक्स, ग्राफिक्स में भी पिक्चर्स ही आते हैं, ठीक, उसको ये प्रोसेस करता है। दे कैन सॉल्व हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, ये सॉल्व करता है जितनी बहुत कठिन से कठिन प्रॉब्लम्स होती है क्विकली, बहुत ही फास्ट तरीके से, बहुत ही एक्यूरेटली, मतलब बहुत ही करेक्ट तरीके से, कोई भी गलती नहीं हो पाती, बहुत फास्ट तरीके से काम करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, एक्यूरेटली करेक्ट काम करता है। तो ये कंप्यूटर काम करता है, ठीक। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में बस इतना ही लिखना है, अरे सॉरी, इतना उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन के फॉर्म में लिखना है। फिर उसके बाद जितने भी बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं उसको डिफाइन करना है। सबसे पहले देखते हैं इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में क्या आता है, कंप्यूटर नीड टू रिसीव डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम। इसमें कह रहा है कंप्यूटर को ज़रूरत पड़ती है, वो डेटा को रिसीव करता है, डेटा या इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। सो वी नीड टू इनपुट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम डेटा को या इंस्ट्रक्शन को इनपुट करें कंप्यूटर में, कंप्यूटर के अंदर डालें, ठीक। तो ये इनपुट यूनिट का काम होता है। जैसे कि हम डेटा या इंस्ट्रक्शन को किसके फॉर्म में इनपुट कर सकते हैं, तो वो हो गया कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव हो गया, ऐसे ही और भी सारी चीज़ें आती है जिसके थ्रू हम लोग डेटा को, इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में अंदर डाल सकते हैं ताकि वो प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे सके। फिर उसके बाद कह रहा है ऑल द इनपुट डिवाइसेस परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। इसमें कह रहे हैं जितने भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं कुछ ना कुछ फंक्शंस को फॉलो करते हैं। पहला फंक्शन है एक्सेप्ट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। ये क्या करता है, इसमें जैसे कि हम कोई डेटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो एक्सेप्ट करता है, बाहरी दुनिया से वो एक्सेप्ट करता है। फिर दूसरा क्या है, कन्वर्ट इट टू अ फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, और उस फॉर्म में या उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर समझते हैं। हम लोग तो हिंदी भाषा में, इंग्लिश भाषा में समझते हैं, लेकिन कंप्यूटर की जो होती है मशीन लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक। तो वो उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तब जा कर के कंप्यूटर समझता है, प्रोसेसिंग होती है, हमें आउटपुट मिलता है, ठीक। फिर क्या होता है, सप्लाई द कन्वर्टेड डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। अब ये जो कन्वर्टेड डेटा होता है इसका सप्लाई होता है कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक। चेंज हुआ ना, इनपुट यूनिट का काम क्या हुआ कि इनपुट यूनिट जैसे कि कीबोर्ड है तो हमने टाइप किया, तो अब उसको जो फॉर्म करेगा कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको चेंज करेगा। फिर जो कन्वर्टेड डेटा हुआ उसको कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाएगा, फिर फर्दर प्रोसेसिंग होती है, फिर हमें आउटपुट मिलता है। तो इनपुट यूनिट अच्छे समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट आता है स्टोरेज यूनिट। द स्टोरेज यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर होल्ड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर एंटर्ड थ्रू द इनपुट यूनिट बिफोर दे आर प्रोसेस। इसमें कह रहा है जो स्टोरेज यूनिट होता है कंप्यूटर का वो होल्ड्स करता है, मतलब रोक करके रखता है डेटा और इंस्ट्रक्शन को जो कि इंटर किया जा रहा है इनपुट यूनिट के थ्रू। जैसे कि इनपुट यूनिट है कीबोर्ड के थ्रू जो डेटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट किया जा रहा हो उसको ये स्टोर करके रखता है, होल्ड करके रखता है बिफोर दे आर प्रोसेस, प्रोसेसिंग होने से पहले, ठीक। मैंने जैसे बताया था कि जैसे हमने कोई भी डेटा है, इंस्ट्रक्शन है, कंप्यूटर को दे रहे हैं तो वो प्रोसेसिंग होने से पहले स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट मिलेगा। मैंने ब्लॉक डायग्राम में यही तो समझाया ना आप लोगों को कि इनपुट यूनिट से हमने दिया डेटा तो ये यहाँ पर स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद नीचे प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद हमें आउटपुट मिलेगा। तो वही चीज़ इसमें कह रहा है कि जो स्टोरेज यूनिट का काम होता है वो डेटा और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है जो कि इनपुट यूनिट से मिलता है और प्रोसेसिंग से पहले, ठीक।
फिर कह रहा है इट ऑल्सो सेव्स द डेटा फॉर द लेटर यूज़। इसमें कह रहा है कि जो डेटा को सेव करता है, अगर हमें बाद में ज़रूरत पड़ी तो हम लोग बाद में ज़रूरत कैसे पड़ेगी, तो हम यहाँ से डेटा को ले सकते हैं। तो अगर हमें देखिए, अगर हमने कोई डेटा चाहिए, अभी तो हमने डाल दिया तो वो स्टोर हो गया, अब हमें 2 दिन 3 दिन बाद चाहिए तो वो डेटा को हम फिर से ले सकते हैं ना। तो लेटर यूज़ के लिए ये क्या करता है, सेव करता है डेटा को। डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। जो स्टोरेज यूनिट है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक प्राइमरी स्टोरेज होता है, एक सेकेंडरी स्टोरेज होता है। आगे देखते हैं प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा, इसको अलग से भी शॉर्ट में पूछ सकता है। इट स्टोर्स एंड प्रोवाइड्स वेरी फास्ट। जो प्राइमरी स्टोरेज होता है वो स्टोर करता है डेटा को, इंस्ट्रक्शन को, और बहुत ही फास्ट तरीके से दे भी देता है। मतलब कह सकते हो कि ये बहुत ही जल्दी डेटा को स्टोर करता है और बहुत ही जल्दी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो ये दे देता है। द प्राइमरी मेमोरी इज़ टेम्परेरी इज़ नेचर। इसमें कह रहा है जो प्राइमरी मेमोरी होती है टेम्परेरी इन नेचर की होती है। मतलब अगर एक बार इसको डेटा दे दिया जाए, अगर कुछ तकनीकी खराबी आ जाए या टेक्निकल इश्यूज़ आ जाए तो ये हमारा डेटा ख़राब हो जाता है। जैसे कि द डेटा इज़ लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज़ स्विच्ड ऑफ। मान लो हमने कोई डेटा इनपुट किया, ठीक, और उसके बाद वो सेव तो हो गया, मतलब हल्का ही सेव हुआ, लेकिन अगर हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है तो वो पूरा का पूरा डेटा जो होता है इरेज्ड हो जाता है, या कह सकते हो लॉस्ट हो जाता है। द कॉस्ट ऑफ द प्राइमरी स्टोरेज इज़ मोर कंपेयर टू द सेकेंडरी स्टोरेज। जो प्राइमरी स्टोरेज की जो कॉस्ट होती है, पैसा जो लगता है वो ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू द सेकेंडरी स्टोरेज। रैम इज़ नोन एज प्राइमरी स्टोरेज। इसका एग्जाम्पल हो गया कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो एक तरह की प्राइमरी मेमोरी होती है। अब देखते हैं सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है। इट स्टोर्स सेवरल प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंट्स, डेटा बेसेस एक्सेट्रा। ये स्टोर करता है, मतलब रोक करके रखता है सेवरल प्रोग्राम्स को, बहुत सारे प्रोग्राम्स को, डॉक्यूमेंट्स को, डेटा को, इंस्ट्रक्शन को, ये सारी चीज़ें को ये स्टोर करता है। फिर कह रहा है द प्रोग्राम्स दैट यू रन ऑन द कंप्यूटर आर फर्स्ट ट्रांसफर टू द प्राइमरी मेमोरी बिफोर इट इज़ एक्चुअली रन। इसमें कह रहे हैं जो प्रोग्राम कंप्यूटर में रन किया जाता है सबसे पहले उसको ट्रांसफ़र किया जाता है प्राइमरी मेमोरी में, फिर उसके बाद ही ये चलता है। Whenever the result are saved again they are get stored in the secondary memory। इसमें कह रहा है जब रिज़ल्ट को सेव किया जाता है तो सबसे पहले इसमें प्राइमरी मेमोरी में भेज दिया जाता है। तो कह रहा है अगेन दे आर स्टोर्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी, और फिर से सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। ठीक, फिर है इट इज़ स्लोअर एंड चीपर देन द प्राइमरी मेमोरी। ये स्लोअर होता है, मतलब डेटा को जो स्टोर करता है वो स्लो फॉर्म में करता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो ये स्लो फॉर्म में ही देता है। तो जब कोई चीज़ काम स्लो कर रहा है तो वो हमेशा सस्ता होगा कि नहीं, तो ये प्राइमरी मेमोरी से सस्ता होता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया हार्ड डिस्क, CD एक्सेट्रा। अब आगे देखते हैं मेमोरी साइज़। अब मेमोरी साइज़ छोटा सा है, इसके अंदर आता है कि कैसे हम लोग कितनी बिट की मेमोरी कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। ऑल डिजिटल कंप्यूटर यूज़ द बाइनरी सिस्टम। जितने भी डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो बाइनरी सिस्टम का यूज़ करते हैं, मतलब नंबर्स का यूज़ करते हैं, और कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 नंबर को ही समझता है, दैट इज़ 0s and 1। ईच कैरेक्टर और अ नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाई अ 8-bit कोड। जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ABCD और जितने भी नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 8-bit कोड से। ठीक, 8 बिट का कोड होता है, 7-8, ठीक, 8 बिट का कोड होता है, उससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। द सेट ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड अ बाइट। जो 8 बिट का सेट होता है इसको क्या कहते हैं, 8 बिट। ठीक, और इसका जो सेट होता है इसको क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। ये 8 बिट हो गया और इसका जो मतलब सेट हो गया वो उसको बाइट कहते हैं। अ कैरेक्टर ऑक्युपाई 1 बाइट स्पेस। जो कैरेक्टर होता है वो
एक बाइट स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। एक, ठीक, एक ये है, 8 ये है, ठीक, 1 बाइट स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और जो नंबर होता है वो 2 बाइट स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो 1 बाइट स्पेस मतलब 8 बिट स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। नंबर जो होता है 8 और 8 16 मतलब 2 बाइट के स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, मतलब 16 बिट स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। बाइट इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड इन द मेमोरी। बाइट जो होता है एक तरह की स्पेस होता है, जगह होता है जो कि मेमोरी के अंदर होता है, जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अभी तक अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप प्रॉपरली वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोगों की नोट्स बनी रहे, तो आप लोग रिवाइज करने में या दोबारा याद करने में आप लोगों को आसानी हो, ठीक। तो आप वीडियो को पॉज करके भी नोट बना सकते हैं। नहीं तो अभी अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ही फास्ट करके वीडियो को मत देखा करिए, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जल्दी पढ़ा के चला जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप मीडियम स्पीड में करके देखते हैं तो आप लोगों को समझ में भी आएगा। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है योर बीएससी गाइड नाम से, मैं आप लोगों को उस टेलीग्राम चैनल पे नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ, प्लस उसमें अपडेट्स भी क्लास की देती रहती हूँ, क्लास के लिंक वगैरह भी देती रहती हूँ। अगर मुझे कुछ और भी चीज़ें बतानी होती है तो उसमें मैं बता देती हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी प्रोवाइड है, आप वहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना, कोई भी पैसा नहीं लगने वाला, बस ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा ना कि आप लोगों को सारी अपडेट्स भी मिलती रहेगी। और आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके 4 से 5 दिन लगा करके लिख करके लाती हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ और अच्छे से पढ़ा सकूँ। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आउटपुट यूनिट। द आउटपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट ऑफ अ कंप्यूटेशन टू आउटसाइड वर्ल्ड। आउटपुट यूनिट का काम होता है जो कंप्यूटर से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है एज अ रिजल्ट के फॉर्म में, उसको वो बाहरी दुनिया को वो प्रोवाइड करता है। इसका स्टेटमेंट का यही मतलब था। कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस आर, जो ज़्यादातर यूज़ होने वाले आउटपुट डिवाइसेस हैं उनका नाम है प्रिंटर्स, वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। एक चीज़ कंप्यूटर में आप लोग और याद रखिएगा कि जितने भी फुल फॉर्म्स वगैरह होते हैं ना, उसको अच्छे से रिमेंबर करिएगा, याद रखिएगा, ताकि अगर आपसे 1 मार्क क्वेश्चन में, 2 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है, इनफैक्ट एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है, तो आप लोगों को पता है, क्योंकि एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा फुल फॉर्म्स वगैरह आता है। एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, मैं आप लोगों को दोनों टाइप के क्वेश्चंस को प्रोवाइड करूँगी। एमसीक्यूज़ क्वेश्चन को भी प्रोवाइड करूँगी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो रिटन वाले होते हैं उसको भी प्रोवाइड करूँगी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका पेपर सब्जेक्टिव पेपर पैटर्न में होता है या ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक। उसी हिसाब से मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी कर दूँगी। कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, तो ये आउटपुट यूनिट के एग्जांपल्स हो गए। और जो स्टोरेज के फॉर्म में वो प्रोवाइड करता है, जैसे कि 1 MB जो होता है वो 1024 मतलब 1024 किलोबाइट के इक्वल होता है, और 1 GB 1024 MB के इक्वल होता है। इतना याद रखना है, कहीं आप लोगों से एमसीक्यूज़ में ना पूछ लिया जाए, इसीलिए मैंने आप लोगों को हर तरीके से प्रिपरेशन कराती हूँ ताकि आप लोगों को कुछ भी ना छूटे। फिर आगे देखते हैं ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। द ALU परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न एंड लॉजिक ऑपरेशन। जो ALU होता है वो सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन, जैसे ऐड करना हुआ, सब्ट्रैक्ट करना हुआ, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और जितने भी लॉग वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको ये सॉल्व करता है। द ALU relies on basic items to perform its operation. These include number system, timing, instruction. जो ALU होता है वो रियलाइज़ करता है बेसिक आइटम्स को
परफॉर्म करता है ऑपरेशन, मतलब समझता है सारी चीज़ों को, उसी हिसाब से वो ऑपरेशंस प्रोवाइड करता है जिसके अंदर नंबर सिस्टम, टाइमिंग, इंस्ट्रक्शन इंक्लूड होते हैं। फिर उसके बाद है कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट मेंटेन ऑर्डर विद इन द कंप्यूटर सिस्टम एंड डायरेक्ट द फ्लो ऑफ ट्रैफिक, ऑपरेशंस एंड डेटा। इसमें कह रहा है जो कंट्रोल यूनिट होता है वो मेंटेन करता है ऑर्डर को विद इन द कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, एंड डायरेक्ट द फ्लो ऑफ ट्रैफिक एंड डेटा। इसमें कह रहा है जो डेटा हमें मिलता है वो उसका जो फ्लो होता है वो उसको मेंटेन करता है, जो ट्रैफिक कह लो या ऑपरेशंस कह लो, और जो डेटा का होता है वो मेंटेन करता है, और ताकि हम तक अच्छे सेफ तरीके से पहुंच जाए प्रोसेसिंग होने के बाद। ठीक, वो कंट्रोल करता है हर एक चीज़ को। इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ ऑल डेटा इंटरिंग एंड लीविंग द कंप्यूटर। वही चीज़ मैंने समझाया ना, जितने भी डेटा कंप्यूटर में इंटर हो रहा हो या लीव हो रहे हो, जितना निकल रहा हो, तो उसको ये कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। फिर इट इज़ ऑल्सो कैपेबल ऑफ शटिंग डाउन द कंप्यूटर व्हेन द पावर सप्लाई डिटेक्ट्स एबनॉर्मल कंडीशन। ये इसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है, ये इतना कैपेबल होता है कि ये कंप्यूटर को शट ऑफ कर देता है, मतलब ऑफ कर देता है कंप्यूटर को जब पावर सप्लाई, अगर मान लो कोई पावर सप्लाई में कोई नॉर्मल कंडीशन उत्पन्न हो रही है, मान लो अच्छा वोल्टेज नहीं पा रहा है जिससे कंप्यूटर डैमेज हो जाए, तो इसके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देता है ताकि आपका कंप्यूटर सेफ रहे और लंबे समय तक इसका यूज़ किया जा सके। ठीक, तो ये कंप्यूटर यूनिट के बारे में। एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा, नहीं मैंने पॉइंट वाइज सब कुछ आप लोगों को लिखवाया है, आप लोग भी इसी तरीके से एग्ज़ाम में लिखिएगा ताकि एग्ज़ामिनर के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़े और वो भी आप लोगों को अच्छे नंबर दे। क्योंकि आप लोग जब वो पैराग्राफ में लिख देते हैं ना तो एग्ज़ामिनर पढ़ता भी नहीं, इतना ध्यान भी नहीं देता, सोचता है नॉर्मल तरीके से लिखा गया होगा। लेकिन जब आप लोग अपने लिखने के तरीके को भी सुधार करेंगे, अच्छे तरीके से लिखेंगे, तो आप लोगों के एग्जामिनर देखेगा भी, कॉपी भी अच्छी लगती है इससे, और आप लोगों को समझ में भी आता है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। और एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है एग्ज़ाम टिप्स एंड ट्रिक्स की, मैंने कई बार बताया भी हुआ है। एग्ज़ाम टिप्स एंड ट्रिक्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप जब उस प्लेलिस्ट में देखेंगे ना, आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, जैसे कम टाइम में प्रिपरेशन कैसे करनी है, टाइम मैनेज कैसे करना है, आप लोगों को पेपर पैटर्न क्या होना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए एग्ज़ाम में, कॉपी कैसे लिखना चाहिए, अगर आपके पास 1 महीने 2 महीने बचे हैं तो उस टाइम पे आप लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक, और मैं आप लोगों को डिटेल में तो पढ़ा ही रही हूँ, साथ ही साथ एग्ज़ाम से रिलेटेड टिप्स भी देती रहती हूँ। आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ द मेन यूनिट इनसाइड द कंप्यूटर। ये सबसे ज़रूरी यूनिट है कंप्यूटर के अंदर। दिस यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इवेंट इनसाइड द कंप्यूटर। यह जो यूनिट है, जितने भी इवेंट्स होते हैं कंप्यूटर में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, सब के लिए ये जो CPU है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इट कंट्रोल और इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ये जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं जो कि अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, वो उसको ये कंट्रोल करता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी रजिस्टर आर अ पार्ट ऑफ CPU। जो ALU CU है और जो मेमोरी रजिस्टर है वो CPU का ही पार्ट है। अब PC में है, ठीक, A है ये और PC अलग है। ए PC में हैव CPU IC सच एज इंटेल 8088, 802, 86, 803, 86 एक्सेट्रा। मतलब जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसमें CPU के अंदर जो IC यूज़ होता है, जैसे कि इंटेल, जैसे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे प्रोसेसर यूज़ होते हैं ना, तो वही सारी चीज़ें इंटेल 8088 का यूज़ होता है, 802, 86, 803, 86, ऐसे PC के अंदर कंप्यूटर IC का CPU IC का यूज़ होता है। ठीक,
अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। अब कितने टाइप की कंप्यूटर मेमोरी होती है जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं, मैंने बताया भी हुआ है, रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। एक एक चीज़ को अच्छे से देखेंगे और इसके अंदर क्लासिफिकेशन भी है, उसको भी अच्छे से समझेंगे और ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक एक करके देखते हैं। RAM, random access memory. It is a volatile memory. It is erased when the power goes off. यह एक तरह की volatile memory है, मतलब कह सकते हो एक टेम्परेरी मेमोरी है कि अगर हमारा लाइट चली जाती है तो कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो डेटा हमारा इरेज हो जाता है। ठीक, program, instruction and data held in RAM can be accessed and saved much more quickly than दैट हेल्ड इन परमानेंट स्टोरेज। इसमें कह रहा है जो प्रोग्राम्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डेटा होते हैं जो कि रैम में स्टोर किया जाता है या सेव किया जाता है, बहुत ही ईजिली तरीके से सेव हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द परमानेंट स्टोरेज। जैसे कि जो रोम होता है इसमें बहुत ही ईजिली तरीके से डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक, परफॉर्म कर सकते हैं, हमें डेटा जब चाहिए होगा वो मिल भी सकता है। लेकिन वोलेटाइल होता है, इतना याद रखिएगा। तो कह रहा है वोलेटाइल डेटा इज लॉस्ट इफ द कंप्यूटर क्रैशेस और इज़ टर्न ऑफ। वही चीज़ कह रहा है कि अगर इसमें डेटा को स्टोर भी किया जाता है तो अगर हमने सेव नहीं किया हुआ है डेटा को तो वो हमारा टर्न ऑफ हो जाता है। कभी आप लोग पेंट या MS एक्सेल वगैरह ट्राई कीजिएगा, ठीक, MS एक्सेल ट्राई कीजिएगा और उसमें क्या कीजिएगा, आप लोग कोई पेंटिंग वगैरह बना लीजिएगा या कुछ डेटा टाइप कर लीजिएगा, फिर उसके बाद पावर को ऑफ कर दीजिएगा। देखिएगा कि फिर जब नेक्स्ट टाइम आप जब उसको खोलेंगे तो वो आपके पास स्टोरेज नहीं होगा, ठीक, तो वो एक रैम में सेव हो जाती है, लेकिन जब हम उसको कंप्यूटर हमारा टर्न ऑफ हो जाता है तो वो हमारा डेटा उसका लॉस हो जाता है। ठीक, डेटा इज़ टेम्परेरी, इट इज़ ओनली देयर एज लॉन्ग एज द कंप्यूटर इज़ ऑन एंड इट कैन बी चेंज। मतलब जो डेटा होता है वो टेम्परेरी होता है, जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक वो डेटा दिखता है, अगर जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो वो डेटा नहीं दिखता, गायब हो जाता है। फिर इसके बाद कह रहा है टाइप्स ऑफ रैम। ये दो टाइप के रैम होते हैं, एक एस रैम होता है जिसे स्टैटिक रैम कहते हैं, एक डी रैम होता है जिसे डायनेमिक रैम कहते हैं। अब आगे रोम के बारे में देखते हैं। रोम जो होता है नॉन वोलेटाइल डेटा इज़ नेवर लॉस्ट। जो रोम होता है ये नॉन वोलेटाइल होता है, जिसमें जो डेटा होता है कभी भी लॉस्ट नहीं होता। एक बार अगर इसको सेव कर दिया जाए तो ये सेव रहता है और ये लॉस्ट कभी भी नहीं होता है। डेटा इज़ परमानेंट, इसमें जो डेटा होता है वो परमानेंट होता है। इट कैन नेवर बी चेंज, और ये कभी भी चेंज नहीं होता। इट कैन ओनली बी रीड, इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, नाम ही क्या है, रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ रीड कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी चेंज और मॉडिफाई, इसको बदल नहीं सकते हैं, ना ही इसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं। ठीक, टाइप्स, इसके टाइप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, जैसे कि पी रोम है, EP रोम है, EEP रोम है। ठीक, ये 3 टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक, सबसे पहले आता है पी रोम, जिसे कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अ पी रोम इज़ अ मेमोरी चिप ऑन विच यू कैन स्टोर अ प्रोग्राम। जो पी रोम होता है एक तरह का मेमोरी चिप होता है जिसमें आप प्रोग्राम को स्टोर करते हो। बट वंस द पी रोम हैज़ बीन यूज, लेकिन जब पी रोम का यूज़ हो जाता है यू कैन नॉट वाइप इट क्लीन, आप उसको क्लीन नहीं कर सकते हो, एंड यूज़ इट टू स्टोर समथिंग एल्स। अब आप उसको सोचो कि क्लीन करके कोई और चीज़ उसमें स्टोर कर सके, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि लाइक रोम्स, पी रोम्स आर नॉन वोलेटाइल, जो कि रोम्स होते हैं और पी रोम्स होते हैं ये नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक, परमानेंट डेटा इसमें सेव हो जाता है। अब आगे देखते हैं। दूसरा है EP रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कह रहा है एंड EP रोम इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ पी रोम दैट कैन बी इरेज बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रावायलेट लाइट। इसमें कह रहा है जो EP रोम होता है वो एक स्पेशल टाइप का पी रोम होता है जिसे इरेज किया जा सकता है बाय एक्सपोजिंग इट टू द अल्ट्रावायलेट लाइट। जब UV लाइट उसमें डाला जाता है ना, तो उसको अगर डाला जाता है तो वो जो डेटा होता है निकल जाता है, फिर उसके बाद कर सकते हैं इसका यूज़।
फिर उसके बाद आता है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एंड EEPROM इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ PROM, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है दैट कैन बी इरेज बाय एक्सपोजिंग इट टू एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब देखिए, अब इलेक्ट्रिकल चार्ज से ही इसको एक्सपोज किया जा सकता है, और इसका एक्सपोजिंग कैसे होता था, अल्ट्रा वायलेट लाइट से ही इसको एक्सपोज करके इरेज कर सकते थे। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती तो मैं हूँ ना समझाने के लिए, आप कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो बना दूँगी। नहीं समझ में आता है बताइएगा, और अच्छे से समझा दूँगी। आप लोगों को टेंशन किसी भी चीज़ की लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे यूनिट को वन शॉट वीडियो के फॉर्म में प्रोवाइड करने वाली हूँ ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के वेरी शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि कैचे, कैचे क्या होता है, बहुत लोग कैच बोलते हैं, बहुत लोग कैचे बोलते हैं, तो कंप्यूटर में ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन किसका क्या होगा वो आज तक कोई नहीं बता पाया है। ठीक, थोड़ी सी मिस्टेक भी हो जाए तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। कैच क्या दो, कैच इट इज़ अ काइंड ऑफ रैम, ये एक तरह के रैम होता है, विच अ कंप्यूटर सिस्टम कैन एक्सेस मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी डैट इट कैन बी इन रेगुलर रैम। मतलब कह रहे हैं ये एक तरह का रैम होता है जिसमें जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो एक्सेस कर पाता है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से, मतलब इसका जो काम होता है बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है। देन इट कैन बी इन रेगुलर रैम, और ये रेगुलर रैम में भी यूज़ किया जाता है। फिर आगे देखते हैं, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव। कंप्यूटर हार्ड ड्राइव एक टॉपिक है। दीज डिवाइसेस आर इम्पोर्टेंट डेटा स्टोरेज कंपोनेंट दैट आर इंस्टॉल्ड इन द CPU। ये जो डिवाइसेस हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेटा स्टोरेज कंपोनेंट है, मतलब जब जो डेटा स्टोर वाला जो कंपोनेंट होता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये डिवाइस, जिसे CPU के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। हार्ड ड्राइव हैविंग अ मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 500 GB टू 1 TB आर नॉर्मली यूज। जो हार्ड ड्राइव्स होते हैं उसकी जो मेमोरी कैपेसिटी होती है वो 500 GB से लेकर के 1 TB तक इसका नॉर्मली इसका यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फ्लैश मेमोरी। देयर इज़ अ नॉन वोलेटाइल काइंड ऑफ मेमोरी विच इज़ इंटेंडेड टू कंट्रीब्यूट टू पोर्टेबल स्टोरेज एंड अ कन्वीनियंट ट्रांसफ़र ऑफ डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ये एक तरह की नॉन वोलेटाइल काइंड ऑफ मेमोरी है, मतलब एक टाइम स्टोर कर दिया जाए तो ये परमानेंट हो जाती है, इसको इरेज नहीं करते हैं, मतलब इरेज नहीं होता है जब कंप्यूटर टर्न ऑफ किया जाता है। तो ये एक तरह की नॉन वोलेटाइल काइंड ऑफ मेमोरी है which is intended to contribute a portable storage and a convenient transfer of data from one computer to another। मतलब मान लो कि अगर हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना है एक कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर में, तो ये बहुत एक तरह से पोर्टेबल है, मतलब डेटा को यहाँ से ले जाकर वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक, ये फ्लैश मेमोरी का काम होता है। फिर कह रहा है द डेटा इन इट कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड एज पर द यूज़र रिक्वायरमेंट। और इसमें जो होता है डेटा को इरेज भी कर सकते हैं और रीप्रोग्राम फिर से डेटा को बना भी सकते हैं, जैसे ही यूज़र की रिक्वायरमेंट होगी वैसे ये काम कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक, तो स्टोरेज डिवाइसेस इज़ अ डिवाइस फॉर रिकॉर्डिंग या स्टोरिंग इंफॉर्मेशन या डेटा। जो स्टोरेज डिवाइसेस होता है यह एक तरह का डिवाइस होता है जो कि डेटा को या इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के फॉर्म के लिए इसका यूज़ किया जाता है। स्टोरेज डिवाइस इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। यह एक तरह का हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसके पास इतनी क्षमता होती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को, डेटा को, इंस्ट्रक्शन को, प्रोग्राम को ये क्या कर सके, स्टोर कर सके। ठीक, आगे देखते हैं। देयर आर 2 स्टोरेज डिवाइसेस यूज इन कंप्यूटर। 2 तरह के स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर में यूज़ होते हैं। अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर रैम एंड अ सेकेंडरी स्टोर डिवाइसेस सच एज अ कंप्यूटर हार्ड डिस्क ड्राइव। 2 तरह के जो कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करता है वो है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस जिसे कंप्यूटर रैम का नाम दिया जाता है, और दूसरा है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जिसके अंदर कंप्यूटर हार्ड डिस्क ड्राइव आता है। अब सबसे
सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी स्टोरेज में क्या क्या आता है और कैसे इसमें स्टोर होता है डेटा। इट इज़ अ स्टोरेज लोकेशन दैट होल्ड्स मेमोरी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम्स वाइल द कंप्यूटर इज़ ऑन। इसमें कह रहा है ये एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है, ये कह सकते हो कि एक ये स्टोरेज है जो क्या करता है, होल्ड करता है मेमोरी को फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय के लिए। जब कंप्यूटर ऑन होता है तभी इसका काम होता है, जैसे कि रैम और कैचे हो गया। ठीक, दिस टाइप ऑफ स्टोरेज इज़ द फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी। यह जो स्टोरेज है, यह जो टाइप है स्टोरेज का, ये बहुत ही फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी है इन योर कंप्यूटर के लिए। एंड इज़ टू स्टोर डेटा वाइल इट इज़ बीइंग यूज, और ये स्टोर करता है डेटा को और जब इसका यूज़ किया जाता है तब। देखिए, जब यहाँ पर कंप्यूटर ऑन रहता है तब इसका काम किया जाता है, स्टोर करता है डेटा को। जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो डेटा हमारा इरेज हो जाता है, जैसे कि रैम और कैचे में होता है। ठीक, अब सेकेंड स्टोरेज देखिए। इट इज़ द स्टोरेज मीडियम दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन अंटिल इट इज़ डिलीटेड और ओवर रिटन रिगार्डलेस इफ़ द कंप्यूटर हैज़ पावर। यह एक तरह का स्टोरेज मीडियम कह सकते हो कि है, जो कि डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और तब तक स्टोर करके रखा जाता है जब तक उसे डिलीट ना किया जाए या फिर से उसे ओवर रिटन ना किया जा सके। ठीक, तब तक ये स्टोर करके रखता है। ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है एंड ऑक्सिलरी स्टोरेज, ऑफलाइन स्टोरेज भी कहा जाता है। एग्जाम्पल हो गया अ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो गया एंड हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया। अब देखते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस टू टाइप्स के होते हैं। एक सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस होता है और दूसरा डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस होता है। सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस में मैग्नेटिक टेप आता है और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस ये 3 टाइप के होते हैं। मैग्नेटिक डिस्क आता है, ऑप्टिकल डिस्क आता है, मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस आता है। और मैग्नेटिक डिस्क 2 टाइप के होते हैं, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क आता है। हार्ड डिस्क 3 टाइप के होते हैं, जिप डिस्क और रेंचेस डिस्क। और ऑप्टिकल डिवाइसेस CD रोम, WO रोम आर, CDR कहते हैं, CDRW, DVD कहते हैं। मेमोरी स्टोरेज डिवाइस फ्लैश मेमोरी और मेमोरी कार्ड होते हैं। बस आप लोगों को इतना नाम याद रखना है, बाकी डिटेल में नहीं याद रखना। जो जो डिटेल में पढ़ना है उसको मैं आप लोगों को बताते चलूँगी। ठीक, जिसमें से सबसे पहली चीज़ आता है इसमें मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या होता है? मैग्नेटिक डिस्क यूज इन अ कंप्यूटर में इसका यूज़ किया जाता है एंड रोटेट विथ वेरी हाई स्पीड इनसाइड द कंप्यूटर डिस्क ड्राइव, और बहुत ही तेज़ तरीके से रोटेट होता है कंप्यूटर के अंदर। ये इस तरह का होता है जैसे कि CD वगैरह नहीं होती थी, वैसे ही होता है ये मैग्नेटिक डिस्क। ठीक, डेटा स्टोर ऑन बोथ साइड ऑफ द डिस्क, दोनों साइड, इसमें ऊपर की साइड भी और नीचे के साइड भी, दोनों टाइप डेटा स्टोर किया जाता है। मैग्नेटिक डिस्क आर मोस्ट पॉपुलर फॉर डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस। इसमें क्या कह रहा है कि जो डेटा स्टोर होता है दोनों टाइप में स्टोर होता है। साथ ही साथ जो मैग्नेटिक डिस्क होता है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है, मतलब बहुत ही जल्दी ये इसमें एक्सेस किया जाता है। ठीक, एक्सेस हो जाता है, बहुत ही जल्दी इसको एक्सेस किया जा सकता है। फिर इसके बाद है बट इफ़ यू वांट टू राइट अ न्यू डेटा, लेकिन अगर आपको कोई न्यू डेटा लिखना हो देन द एग्जिस्टिंग डेटा इज़ इरेज, जो पहले से उसमें जो डेटा होता है उसको इरेज करना पड़ता है फ्रॉम द डिस्क से, एंड न्यू डेटा इज़ रिकॉर्डेड, तब जा करके आप न्यू डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक फ्लॉपी डिस्क होता है, एक हार्ड डिस्क होता है। डिटेल में आप लोगों को नहीं पढ़ना है। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक टेप। इट इज़ यूज टू परफॉर्म बोथ फंक्शन इनपुट एंड आउटपुट। मैग्नेटिक टेप इज़ अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये कह रहा है कि इसका यूज़ किया जाता है परफॉर्म करने के लिए दोनों तरह के फंक्शन को, चाहे वो इनपुट फंक्शन हो चाहे वो आउटपुट के लिए हो। ठीक, तो जो मैग्नेटिक टेप होता है एक तरह का सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया होता है। फिर उसके बाद इसमें लिखना है आगे, इट इज़ यूज फॉर लार्ज कंप्यूटर लाइक मेन फ्रेम कंप्यूटर वेयर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इज़ स्टोर फॉर अ लॉन्गर टाइम। इसमें कह रहा है कि इसका यूज़ किया जाता है लार्ज कंप्यूटर्स के लिए, जैसे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं जहाँ पर लार्ज वॉल्यूम में डेटा को स्टोर किया जाता है और लंबे समय तक। ठीक,
इसमें आगे देखते हैं, इट कैन बी 12.5 mm to 25 mm वाइड प्लास्टिक फिल्म टाइप एंड 500 मीटर to 1200 मीटर लॉन्ग विच इज़ कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल। इसमें कह रहा है कि ये जो होता है ये 12.5 mm से लेकर के 25 mm तक चौड़ा प्लास्टिक की फिल्म टाइप होता है और 500 मीटर से लेकर के 1200 मीटर तक ये लंबा होता है, जो कि कोटेड होता है मैग्नेटिक मटेरियल से। ठीक, ये मैग्नेटिक टेप जो होता है मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड होता है, जिसकी विड्थ 12.5 mm से लेकर के 25 mm तक होती है और जिसकी लेंथ 500 मीटर से लेकर के 1200 मीटर तक होती है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है? इंफॉर्मेशन इज रिटन टू और रीड फ्रॉम एन ऑप्टिकल डिस्क और टेप यूजिंग लेज़र बीम। इसमें कह रहा है जो इसमें इंफॉर्मेशन लिखी जाती है या पढ़ी जाती है ऑप्टिकल डिस्क में, उसमें यूज़ किया जाता है लेज़र बीम का। दे हैव वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी। इसके पास बहुत ही ज़्यादा हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट है पेन ड्राइव, ऑल्सो नोन एज USB फ्लैश ड्राइव। इसको USB फ्लैश ड्राइव कहते हैं। USB का फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक, इट इज़ अ पोर्टेबल डिवाइस बाय विच डेटा कैन बी ट्रांसफर ईजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये एक तरह का पोर्टेबल डिवाइस है जिसमें डेटा को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र किया जाता है एक जगह से लेकर के दूसरे जगह तक। ठीक, जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई चीज़ हमें स्टोर करना है, मान लो फिल्म में ही है, ठीक, उसको मूवी है, उसको हम लोग कंप्यूटर से पेन ड्राइव में सेव कर लेते हैं। फिर जब हमें देखना होता है तो उसी पेन ड्राइव को लगा करके एक लैपटॉप में, कंप्यूटर में देख सकते हैं। ठीक, पेन ड्राइव इज़ कलेक्टेड टू USB यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट ऑन मदरबोर्ड। इसमें देखिए USB की फुल फॉर्म भी दे दिया गया कि जो पेन ड्राइव होता है वो कलेक्ट करता है USB पोर्ट को मदरबोर्ड से कनेक्ट करता है। ठीक, फिर कह रहा है PD मतलब पेन ड्राइव ही है। प्रोवाइड ह्यूज डेटा स्टोरेज कैपेसिटी फ्रॉम 2 GB टू 128 GB। जो पेन ड्राइव होती है इसके पास जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 2 GB से लेकर के 128 GB तक होती है। फिर है ईज़िली कनेक्टेड टू लैपटॉप, बहुत ही जल्दी लैपटॉप से कनेक्ट हो जाता है, डेस्कटॉप से कनेक्ट हो जाता है एंड इवन इन मोबाइल डिवाइसेस से भी कनेक्ट हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके अंदर जितने भी टाइप्स आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर जितने टाइप्स आते हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस आर व्हाट इज़ यूज्ड टू पुट डेटा इनटू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस वह डिवाइसेस होती है जिसका यूज़ करके हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा को इंटर करते हैं या इनपुट करते हैं। ठीक, विदाउट देम यू कुड नॉट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। इसके बिना आप लोग कंप्यूटर को नहीं बता सकते कि आपको कंप्यूटर से क्या काम करवाना है। जैसे कि अगर हम कोई डेटा को इनपुट ही नहीं कर पाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये कंप्यूटर से काम करवाना है, और वो कंप्यूटर काम करके भी नहीं देगा। ठीक, अब आगे देखते हैं, द इनपुट डिवाइसेस यू नीड टू नो अबाउट आर। कुछ ऐसे इनपुट डिवाइसेस जो आप लोगों को जानना चाहिए, जैसे कि कीबोर्ड होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस, या बहुत ही जाना माना इनपुट डिवाइस है। सम कीबोर्ड आर स्पेशली डिज़ाइन टू हेल्प पीपल विथ डिसेबिलिटीज़। कुछ ऐसे कीबोर्ड्स होते हैं जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कि कोई भी पीपल को देखने में दिक्कत होती है, लिखने में, टाइप करने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए एक स्पेशल टाइप का कीबोर्ड होता है। देखिए इस टाइप का कीबोर्ड आप लोगों ने तो देखा ही होगा। ठीक, ऊपर भी बटन्स होते हैं, नीचे भी बटन्स होते हैं, साइड में नंबर लॉक्स होते हैं, ऊपर भी नंबर लॉक्स होते हैं। फिर इसके बाद है माउस। माउस इज़ यूज टू कंट्रोल अ पॉइंटर एंड टू सेलेक्ट आइटम। इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली डिवाइस। माउस का यूज़ किया जाता है पॉइंटर, जो उसकी पॉइंटर जो ये नहीं होती है, पॉइंटर टाइप की कंप्यूटर में होता है, इसको कहते हैं पॉइंटर। तो कोई भी आइटम को सेलेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली डिवाइस है। माउस कुछ इस तरीके से दिखता है।
फिर उसके बाद है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी एक तरह का इनपुट डिवाइसेस है। दिस इज अपसाइड डाउन माउस वेयर द यूज़र रोल द व्हील ऑन इन द डायरेक्शन दे वांट द पॉइंटर टू गो यूज्ड इन वीडियो गेम्स। देखो इसमें क्या कह रहा है, जो ट्रैक बॉल्स होते हैं वो ऊपर नीचे माउस होता है एक तरह का, देखो ऐसे बना होता है, ये बटन्स होती है, ये बटन होती है, बीच में भी बटन होते हैं, ऊपर भी होती है। तो ये एक तरह का यूज़र रोल की तरह काम करता है। इसका जो व्हील होता है ना, ये जो व्हील होता है इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। तो ये क्या करता है, पॉइंटर को किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकता है। जनरली जो इसका ट्रैक बॉल का यूज़ होता है वीडियो गेम्स में इसका यूज़ होता है। बाकी आप लोग गूगल पे फ़ोटो सर्च करके देख लीजिएगा, इसमें फ़ोटो समझाते नहीं बन रहा है, ठीक। ट्रैक पैड क्या होता है, ट्रैक पैड इज़ यूज इंस्टीड ऑफ अ माउस ऑन मोस्ट लैपटॉप कंप्यूटर। जो ट्रैक पैड होता है ये माउस की जगह पर इसका यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने लैपटॉप देखा है, लैपटॉप में माउस नहीं होता है, उसमें एक छोटा सा ये टाइप का बना होता है जहाँ पर हम लोग हाथ से ही उसको मूव कराते हैं तो वो कर्सर मूव करता है ना, तो वही हमारा ट्रैक पैड होता है। इट इज़ अ touch sensitive pad that the user moves their finger along in the direction they wish the pointer move। वही चीज़ कह रहा है कि ये एक टच सेंसिटिव पैड होता है जिसे यूज़र जो होता है, हम लोग जो होते हैं फिंगर की हेल्प से किसी भी डायरेक्शन में उसको मूव कराते हैं ताकि फिंगर की हेल्प से ही वो पॉइंटर मूव करता है, ठीक। और नेक्स्ट है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है, ऑफन यूज फॉर प्लेइंग गेम्स एंड फॉर सिमुलेटर्स। दे कैन मूव इन 8 डायरेक्शन एंड ऑफन हैव बटन अटैच फॉर एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी। इसमें कह रहा है इसका यूज़ किया जाता है गेम्स को प्ले करने में। ये मूव होता है 8 डायरेक्शन में, टोटल 8 डायरेक्शन में ये मूव्स होता है और इसमें बटन्स भी अटैच्ड होती है एक्स्ट्रा फंक्शन के लिए। कुछ इस तरीके से ट्रैक जॉयस्टिक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, बाकी आप गूगल में भी सर्च कर लीजिएगा। फिर आगे और भी इनपुट डिवाइसेस हैं जैसे कि ग्राफिक्स टैबलेट। ग्राफिक्स टैबलेट इज़ यूज फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जैसे CAD कहते हैं, एंड अदर ग्राफिक्स वर्क। जो ग्राफिक्स टैबलेट्स होते हैं उसका CAD में यूज़ किया जाता है और जितने भी ग्राफिक्स वर्क होते हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ फ्लैट प्रेशर सेंसिटिव बोर्ड डैट यू प्रेस ऑन विथ अ स्पेशल पेन। ये एक तरह का फ्लैट होता है, इस तरीके से होता है। जैसे आप लोगों ने टैबलेट देखा होगा ना, टैबलेट में हम लोग स्क्रीन हाथ से भी चला सकते हैं और एक तरह का पेन आता है उससे भी इसको चला सकते हैं, तो वैसे ही ग्राफिक्स टैबलेट होता है। वही चीज़ कह रहे हैं ना, टैबलेट एक फ्लैट होता है, प्रेशर सेंसिटिव बोर्ड होता है, मतलब जितना ही प्रेशर उसमें दोगे सिर्फ उतना ही झेल सकता है, ज़्यादा दोगे तो टूट जाएगा, ठीक। थोड़ा सा ही प्रेशर वो झेल पाएगा। दैट यू प्रेस ऑन विथ अ स्पेशल पेन, जो कि आप एक स्पेशल पेन की हेल्प से ही उसको चला सकते हैं। फिर उसके बाद आता है 7th है टच सेंसिटिव स्क्रीन। ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप होता है दे आर वाइडली यूज इन बैंक ATM। बैंक ATM में देखिए क्या होता है ना कि टच सेंसिटिव स्क्रीन होते हैं जिसे हम हाथ से टच करके चला सकते हैं ना, तो ये ज़्यादातर बैंक ATMs में पाया जाता है। यूज्ड इन गेमिंग मशीन्स में पाया जाता है। वेयर योर फिंगर टचेस इन द स्क्रीन, जहाँ पर आपकी फिंगर स्क्रीन को टच करती है। ब्रेकिंग एन इनविजिबल इंफ्रारेड ग्रिड, मतलब जैसे कि ये ATM है तो जब हम लोग फिंगर से इसको टच करते हैं तो यहाँ पे जो इंफ्रारेड ग्रिड्स होती है, लाइंस होती है, उसको ये ब्रेक करके इसका काम स्टार्ट करती है। पहला टाइप का ये हो गया, ठीक, टच इन सेंसिटिव स्क्रीन। अब दूसरा टाइप देखिए जो यूज़ होता है पाल्म टॉप में। पाल्म टॉप जो हाथ में हम लोग जो मोबाइल टाइप का होता है ना उसमें यूज़ किया जाता है। टैबलेट कंप्यूटर्स में भी जो स्क्रीन होती है वही को टच सेंसिटिव स्क्रीन कहते हैं। व्हेन इट टच बाय अ प्लास्टिक स्टिक कॉल्ड स्टाइलस, यह एक प्लास्टिक स्टिक से टच किया जाता है जिसका नाम होता है स्टाइलस। द सॉफ्टवेयर इज टॉट द शेप ऑफ लेटर that the user uses and then as the user write on the touch screen the shape are interpreted into text। इसमें कह रहा है जो सॉफ्टवेयर होता है वह उसको सिखाता है कि कौन सा शेप लेटर का उसमें डिज़ाइन किया गया। मान लो A हमने लिखा तो A वो समझेगा
कौन सा शेप लेटर का यूज़र लिख रहा है, और उसको टच स्क्रीन, जैसे कि हम हाथ से लिखेंगे ना, तो वो उसमें जो कंप्यूटर में होगा, या कह सकते हो जो टच सेंसिटिव स्क्रीन में होगा, उस तरीके से ही वो शेप को दिखा देगा, टेक्स्ट में बदल देगा। ठीक। फिर 8 स्कैनर है, यूज टू इनपुट व्हाट इज़ ऑन पेपर हार्ड कॉपी इनटू द कंप्यूटर। जो स्कैनर का काम होता है, जो कि पेपर में जितनी भी चीज़ें लिखी होती है वह उसको हार्ड कॉपी में कंप्यूटर के अंदर पहुंचा देता है। ठीक, स्कैन करता है। आजकल के देखिए बहुत सारे स्कैनर्स वगैरह हो गए, QR कोड स्कैन करते हैं ना, तो वही सेम चीज़ जो उसमें हार्ड कॉपी में होता है उसको हम लोग मोबाइल में भी स्कैन कर सकते हैं। तो स्कैनर का ये भी काम होता है, कंप्यूटर में भी स्कैनर का काम होता है। इंक्लूड्स पिक्चर, फोटोग्राफ एंड टेक्स्ट। पिक्चर्स भी हो सकती है, फोटोग्राफ भी हो सकता है, और कोई भी टेक्स्ट भी हो सकता है। एक और इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन। इट इज़ यूज टू इनपुट साउंड। इसका यूज़ किया जाता है साउंड को इनपुट करने में। द सॉफ्टवेयर इज़ ट्रेन टू रिकॉग्नाइज द वे अ यूज़र स्पीक एंड देन कन्वर्ट द साउंड इनटू टेक्स्ट। इसमें कह रहा है जो सॉफ्टवेयर होता है वो ट्रेंड करता है कुछ ऐसे तरीके से कि यूज़र के जो बोलता है उसको टेक्स्ट साउंड के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में उसको वो कन्वर्ट करता है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल कैमराज। ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। डिजिटल वीडियो कैमराज आर कॉमनली यूज टू रिकॉर्ड वीडियो क्लिप्स। जो डिजिटल वीडियो कैमराज होते हैं, इसका वीडियो क्लिप्स को रिकॉर्ड करने में इसका यूज़ किया जाता है। 11 है वेब कैम्स। वेब कैम्स आर वेरी बेसिक डिजिटल वीडियो कैमराज होते हैं यूज टू कैप्चर इमेज, जिसका यूज़ किया जाता है इमेज को कैप्चर करने में, टू बी सेंड डाउन नेटवर्क फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जैसे कि आप लोगों ने कभी देखा होगा कि पहले के टाइम पे या अभी के टाइम पे भी जब हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ करते हैं तो एक तरह का ऊपर कैमरा लगा लेते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर में, ताकि जो दूसरा सामने वाला है वो एक तरीके से साफ इमेज देख सके या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बात हो सके। ठीक, वीडियो अच्छे से चल सके, ठीक, मीटिंग हो सके, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसका यूज़ करते हैं। डू नॉट अलाउ यू टू सेव द इमेजेस लाइक डिजिटल वीडियोज़ कैमराज। या कैमराज में जो मतलब जो बातचीत हो रही है तो इमेज को सेव नहीं करता, जैसे कि डिजिटल कैमरा कैप्चर कर लेता है ना फ़ोटोज़ वगैरह को, लेकिन वेब कैम्स ये मतलब नहीं करता है। सिर्फ जरिया होता है कि हम सामने वाले को अच्छे तरीके से देख सकें। तो ये इनपुट डिवाइसेस थी। आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आप खुद की लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बाकी तो मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखवाया भी है, समझाया भी है। अब आउटपुट डिवाइसेस देखते हैं। Output devices are through which the computer gives information out to the user. Output devices वह devices होते हैं जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन देता है यूज़र को। ठीक, पहला इसमें आउटपुट डिवाइस से आता है प्रिंटर। प्रिंटर्स आर यूज टू प्रोड्यूस अ हार्ड कॉपी और प्रिंट आउट ऑफ कंप्यूटर आउटपुट। प्रिंटर का काम होता है प्रोड्यूस करना एक तरह की हार्ड कॉपी को, या कह सकते हो प्रिंट आउट को कंप्यूटर से बाहर देना, ठीक, आउटपुट करना। प्रिंटर प्रोड्यूस ओनली लेटर एंड नंबर वेयर एज कैन ऑल्सो प्रोड्यूस ग्राफिक्स। जो प्रिंटर्स होते हैं सिर्फ पहले लेटर्स और नंबर्स को प्रिंट करते थे, लेकिन अब तो ग्राफिक्स, फोटोग्राफ्स को भी प्रिंट करते हैं। ठीक, letters and numbers are formed by a printer either as solid character or as a dot matrix character। जो letters और numbers होते हैं वो जो प्रिंटर के द्वारा हमें मिलते हैं वो या तो solid character में होते हैं या dot matrix character में होते हैं। सम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैन प्रोड्यूस कलर इमेजेस। कुछ ऐसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स का एग्जांपल्स लेते हैं जो कि कलर इमेजेस को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हमें कलरफुल इमेजेस चाहिए होती है ना, ब्लैक एंड वाइट नहीं चाहिए होता, कलरफुल इमेजेस चाहिए होता है, तो जो उसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज़ होता है। उसके अंदर आता है सबसे पहला इंक जेट प्रिंटर्स हैव सेवरल एडवांटेज। इसके बहुत सारे एडवांटेज है, जैसे कि ये दे प्रोड्यूस हाई क्वालिटी
प्रिंट आउट्स ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। यह प्रोड्यूस करता है बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी में, बहुत साफ़ सुथरा तरीके से प्रिंट आउट प्रोवाइड करता है, चाहे वो टेक्स्ट का हो चाहे वो ग्राफिक्स का हो। दे कैन प्रिंट फोटोग्राफ्स को भी ये प्रिंट करता है। दे आर यूजुअली चीपर टू बाय देन लेज़र प्रिंटर। ये बहुत ही सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू द लेज़र प्रिंटर। दूसरा है लेज़र प्रिंटर। इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज है दे प्रिंट सेवरल कॉपीज़ ऑफ समथिंग इन लेस टाइम देन इन इंकजेट प्रिंटर। इसमें कह रहे हैं यह प्रिंट करता है बहुत सारी कॉपीज़ को, कोई भी कॉपीज़ को लेस टाइम में, मतलब कहने का ये है कि यह बहुत सारी कॉपीज़ को प्रिंट करता है कुछ ही समय में एज़ कम्पेयर टू द इंकजेट प्रिंटर। मतलब ये ज़्यादा टाइम लगाता है तो ये कम समय में काम कर देता है, लेकिन तभी तो ये महंगा है ना, और ये चीपर होता है, सस्ता होता है। फिर इसमें देखते हैं देयर आर 2 वेज ऑफ प्रिंटिंग एन इमेज ऑन पेपर। 2 तरीके से पेपर में इमेज को प्रिंट कर सकते हैं, द इम्पैक्ट मैथड से और द नॉन इम्पैक्ट मैथड से। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, कैसे प्रिंट करता है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर यूज सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द पेपर टू प्रोड्यूस एन इमेज, फिजिकली स्ट्राइकिंग पेपर रिबन एंड प्रिंट हैमर टुगेदर। जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर कभी आप लोगों ने वो देखा होगा जिसमें हम लोग टाइप करते हैं तो सामने देखो एक और एग्जांपल समझाती हूँ। देखो इम्पैक्ट प्रिंटर एक तरह का ऐसा प्रिंटर होता है जिसमें फिजिकल कांटेक्ट लगना ज़रूरी है। फिजिकल कांटेक्ट का मतलब जैसे एक पेपर है और दूसरे पेपर के बीच में जो कांटेक्ट होता है उसको फिजिकल कांटेक्ट कहते हैं, पेपर के बीच में, ठीक। वो इमेज को प्रोड्यूस करता है, फिजिकली स्ट्राइकिंग पेपर और रिबन्स, मतलब कुछ उसमें रिबन्स वगैरह होते थे, और प्रिंट हैमर, एक हैमर टाइप का लगा होता था जो उस पर इंक लगता था तो वही जाकर के पेपर में हो जाता था। अभी उस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा है, पहले के टाइम में इसका यूज़ किया जाता था, ऐसे कुछ रहता था, यहाँ पर हैमर रखते थे। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा अगर आप लोगों को नाम याद हो तो, ठीक। और एग्जाम्पल के है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, हाई क्वालिटी इम्पैक्ट प्रिंटर, पॉइंट ओनली 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। इसमें कह रहा है इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है जो कि हाई क्वालिटी इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, सिर्फ एक ही कैरेक्टर को एक ही टाइम पे प्रिंट करता है, ठीक। अब आगे देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्लेसेस एन इमेज ऑन अ पेपर विदाउट फिजिकली टचिंग द पेपर। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, नॉन का मतलब होता है नहीं, इम्पैक्ट मतलब होता है कोई भी पेपर से मतलब फिजिकली टच में ना रहना, ठीक। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है कि इमेज को प्रिंट तो करता है पेज में लेकिन बिना कोई फिजिकली टच के, मतलब क्या लिया फ़ोटो और प्रिंट कर दिया, ठीक। उसमें देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स। इसके पास इतनी एबिलिटी होती है कि अच्छी क्वालिटी की ग्राफिक्स हमें फ़ोटो प्रोवाइड करता है। दे आर फास्टर एंड क्विटर। ये बहुत ही फास्टर होता है, बहुत ही क्विटर होता है। आगे देखते हैं, आगे है मॉनिटर। दीज आर समटाइम्स कॉल्ड वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसको कभी कभी वीडीयू कहा जाता है। एंड आर द मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस। यह बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला आउटपुट डिवाइस है, ठीक। मॉनिटर के अंदर आता है CRT मॉनिटर। द ट्रेडिशनल आउटपुट डिवाइस ऑफ अ प्रोफेशनल कंप्यूटर हैज़ बीन द CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। मतलब जो ट्रेडिशनल आउटपुट डिवाइस है पर्सनल कंप्यूटर का वो है CRT मॉनिटर। जस्ट लाइक अ टेलीविज़न सेट, द CRT मॉनिटर कंटेन अ लार्ज कैथोड रे ट्यूब दैट यूजेस एन इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ varying strength to point a picture onto the color photo फ्लोरेसेंट डॉट ऑन द इनसाइड द स्क्रीन। जैसे कि टेलीविज़न सेट में क्या होता है, जो कि कैथोड रे मॉनिटर होता है, इसमें लार्ज कैथोड रे ट्यूब का यूज़ किया जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन बीम्स को एक तरह के पॉइंट के फॉर्म में उसको पिक्चर करता है, ठीक। जिसकी वजह से कलर फ्लोरेसेंट डॉट्स हमें देखने को मिलते हैं स्क्रीन में, ठीक। इसका यह काम होता है। फिर उसके बाद आता है LED मॉनिटर्स। जो LED का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दे आर मच लाइटर एंड स्मॉलर देन CRT। यह बहुत ही ज़्यादा हल्का और छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू द कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स।
सो दे कैन बी कैरीड अराउंड ईजली, इसे बहुत ही आसानी तरीके से ले जाया जा सकता है। एंड डू नॉट टेक अप एज मच रूम ऑन अ डेस्क, रूम में कम डेस्क में भी इसका काम हो जाता है। दे यूज़ मच लेस इलेक्ट्रिसिटी देन अ CRT मॉनिटर, यह कम इलेक्ट्रिसिटी को लेता है जबकि CRT मॉनिटर होता है ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को लेता है। फिर उसके बाद आता है बैकिंग स्टोरेज। बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस आर वेयर यू कैन स्टोर डेटा परमानेंटली। जो बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस होती है या वह डिवाइसेस होती है जिसमें हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। दिस मीन्स दैट द डेटा इज हेल्ड व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ एंड कैन बी लोडेड ऑनटू द कंप्यूटर सिस्टम व्हेन रिक्वायर्ड। द हार्डवेयर दैट स्टोर द डेटा आर कॉल्ड बैकिंग स्टोरेज मीडिया। इसमें कह रहा है, इसका मतलब है कि जो डेटा होता है वो स्टोर तो हो जाता है परमानेंटली कंप्यूटर में, अगर कंप्यूटर स्विच ऑफ भी हो जाता है तब भी वो ऑटोमेटिक लोडेड हो जाता है कंप्यूटर सिस्टम में जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। और जो हार्डवेयर होता है स्टोर करता है डेटा को, उसको बैकिंग स्टोरेज मीडिया कहते हैं। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग का इंट्रोडक्शन क्या होता है। अनफॉर्चुनेटली द प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ एन आर्ट एट दिस पॉइंट एंड देयर आर नो यूनिवर्सल अप्रोचेस वन कैन टेक टू सॉल्विंग प्रॉब्लम। इसमें कह रहा है कि दुर्भाग्य अनुसार जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है एक तरह का आर्ट होता है किसी एक पॉइंट पे, जिसके थ्रू हम कोई प्रॉब्लम को या कह सकते हो कोई समस्या है हमारे सामने, उसको हम सॉल्व करते हैं, अप्रोच करते हैं कोई भी यूनिवर्स में, ठीक, तो उसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक, अ फ्रेमवर्क फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार कीजिए जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। जैसे कि हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को समझते हैं कैसे इसको दूर करना है। फिर मेकिंग अ प्लान टू सॉल्यूशन, फिर एक प्लान बनाएंगे सॉल्यूशन के लिए कि हम कौन से प्लान से चलेंगे तब जा कर के हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। फिर कैरिंग आउट द प्लान, हमने प्लान तो बना लिया लेकिन प्लान को फॉलो करना भी तो ज़रूरी है ना, तो कैरिंग आउट करेंगे मतलब फॉलो करेंगे प्लान को। लुकिंग बैक दैट इज़ वेरीफाइंग, अब लेकिन फॉलो तो कर रहे हैं साथ ही साथ उसको वेरीफाई भी करते चलेंगे ना, कहाँ पर कितना सही है प्लान, उसी हिसाब से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कुल मिलाकर इतना समझिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एक तरह की टेक्निक है, एक तरह का आर्ट है जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को हम लोग समझेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन के लिए हम उसका प्लान बनाएंगे, प्लान बनाने के बाद उस प्लान को कैरी आउट करेंगे, फिर उसके बाद वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे, फिर जा कर के हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक, अब इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 7 स्टेप्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 7 स्टेप्स आप लोगों को बताना है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ होते हैं। ये एग्ज़ाम में कई बार शॉर्ट में लॉन्ग में पूछा गया है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहला है डिफ़ाइन एंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। अभी मैं आप लोगों को इसको डिटेल में भी बताऊंगी। तो 7 स्टेप कौन कौन से, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करेंगे या कह सकते हो आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को। दूसरा स्टेप है एनालाइज द प्रॉब्लम, एक डिफ़ाइन करना एक एनालाइज करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं, अभी मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगी भी। फिर तीसरा है आइडेंटिफाइंग पॉसिबल सॉल्यूशन, इसके जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे उसको आइडेंटिफाइंग करेंगे। सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, अब उसमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। इवैल्यूएटिंग सॉल्यूशन, और उसको मतलब इवैल्यूएट करेंगे क्या ये फिट बैठ रहा है कि नहीं फिट बैठ रहा है। डेवलप एन एक्शन प्लान, अब वो फिट तो बैठ रहा है, अब एक एक्शन प्लान डेवलप करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर एक्शन प्लान डेवलप करने के बाद इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में इम्प्लीमेंट कर देंगे तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो 7 स्टेप समझ में आए, डिफाइन एंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, एनालाइज द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग पॉसिबल सॉल्यूशन, selecting the best solution, evaluating solution, develop an action plan, implement the solution। अब एक एक करके देखते हैं। define and identify the problem, देखो इसमें क्या कह रहा है। this first step is critical, मतलब ये जो पहला स्टेप है ये क्रिटिकल है, थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा टफ है। it is essential for each group member to clearly understand the problem so that all energy will be focused in the same direction।
इसमें क्या कह रहा है, ये बहुत ही ज़रूरी है सारे ग्रुप मेंबर के लिए कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकें, कि जितने भी एनर्जी हो वो सब कुछ फोकस्ड हो एक जगह पर, एक डायरेक्शन पे वो फोकस्ड हो। जितने भी ग्रुप मेंबर है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं तो वो एक ही जगह पर ध्यान लगाएं ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे अ गुड वे टू डिफाइन द प्रॉब्लम इज टू राइट डाउन अ कंसाइज स्टेटमेंट विच समराइज द प्रॉब्लम एंड देन राइट डाउन वेयर यू वांट टू बी आफ्टर द प्रॉब्लम हैज़ बीन रिजॉल्व। इसमें कह रहा है एक अच्छा तरीका यही होता है प्रॉब्लम को डिफाइन करने का कि सबसे पहले राइट डाउन करो उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में, या कह सकते हो समराइज करो प्रॉब्लम को, लिखो उस प्रॉब्लम को, राइट डाउन वेयर यू वांट टू बी आफ्टर द प्रॉब्लम। मतलब जहाँ पर प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है सबसे पहले प्रॉब्लम को लिखो कि क्या कह रहा है प्रॉब्लम, क्या इसका स्टेटमेंट है। ठीक, फिर आगे है एनालाइज द प्रॉब्लम, सेकेंड है। अब इसको एनालाइज करना है। ट्राई टू व्यू द पोजिशन फ्रॉम अ वराइटी ऑफ व्यू पॉइंट, नॉट जस्ट हाउ इट अफेक्ट्स यू। इट इज़ इसेंशियल टू स्पेंड सम टाइम रिसर्चिंग द प्रॉब्लम। इसमें कह रहा है कि आप प्रॉब्लम को देखो अलग अलग व्यू पॉइंट से, कोई दूसरी व्यू पॉइंट से देख रहा है, कोई अलग तरीके से सोच रहा है, तो बहुत ये मैटर करता है कि आप एक तरीके से नहीं सोच सकते हो। जैसे कि मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम होता है, क्या आप एक ही फार्मूला से सॉल्व कर दोगे क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता ना, उसमें अलग अलग फार्मूला लगाना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। वो टिग्नोमेट्री का है तो टिग्नोमेट्री का फार्मूला लगाओगे, ज्योमेट्री का है तो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट लगाओगे। तो वैसे इसमें भी है कि जब हमें प्रॉब्लम मिलती है तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखते हैं और हम कैसे ये अफेक्ट करता है हमको वो देखते हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि कुछ टाइम हम लोग उसको प्रॉब्लम को रिसर्च करने में लगाएं। फिर उसके बाद होता है आइडेंटिफाइंग पॉसिबल सॉल्यूशन। अब हमें पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए कि क्या उसके पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। सबसे पहले आइडिया जनरेशन टेक्निक का इसमें यूज़ करते हैं, जिसमें होता है आइडेंटिफाइंग पॉसिबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज समटाइम रिफर्ड टू एज अ फाइंडिंग ऑप्शनल सॉल्यूशन बिकॉज द गोल इज़ टू कंप्लीट अ लिस्ट ऑफ ऑल अल्टरनेटिव्स टू द प्रॉब्लम। इसमें कह रहा है कि जो हमें प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिले, पॉसिबल सॉल्यूशन मिले हैं, मतलब मिलेंगे या मिले हैं, तो उस प्रॉब्लम को कुछ टाइम तक देखना है, हमें उसको फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शनल सॉल्यूशन है, ठीक, जिसे हम लगा सकते हैं, जिसका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो गोल होता है हमारा, जो हमारा मेन गोल है कि हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो वही चीज़ कहना कंप्लीट अ सॉल्यूशन निकालना है, कंप्लीट अ लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव टू द प्रॉब्लम। उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को तो निकालने हैं ना, तो हमें बहुत सारे सॉल्यूशन चाहिए होंगे, उसमें से भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर कह रहा है यूजिंग अ वैरायटी ऑफ क्रिएटिव टेक्निक ग्रुप पार्टिसिपेंट्स क्रिएट एन एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन। अगर क्रिएटिव टेक्निक का हेल्प करे जाए, जैसे कि जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं वो अगर जितने भी हमें पॉसिबल सॉल्यूशन मिलते हैं उसका लिस्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है। अब देखते हैं कैसे इसके स्टेप्स क्या करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप है अ ग्रुप मेंबर्स आर प्रेजेंटेड विद अ प्रॉब्लम एंड ऑल इट्स डिटेल। मतलब जो ग्रुप मेंबर होगा वो प्रेजेंट करेगा प्रॉब्लम के साथ, साथ ही उसकी डिटेल, मतलब प्रॉब्लम क्या है उसकी डिटेल के साथ उसको डिफाइन करेगा, मतलब बताएगा। ठीक, फिर सेकेंड स्टेप में क्या करना होगा, मेंबर आर कम अप विथ मैनी सॉल्यूशन। जो मेंबर्स होंगे अलग अलग सॉल्यूशन के साथ आएंगे। पुटिंग असाइड ऑल पर्सनल जजमेंट एंड इवोल्यूशन, मतलब अपने अपने तर्क देंगे, पर्सनल जजमेंट देंगे। ठीक, इवैल्यूएट करेंगे कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। ठीक, फिर ऑल आइडियाज़ आर रिकॉर्डेड, जितने भी आइडियाज़ होंगे सबको रिकॉर्ड किया जाएगा। सो द होल ग्रुप कैन सी देम, जिससे सारा का सारा ग्रुप देख सके। मतलब इसका कोई और प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन कुछ और निकल के आ रहा है, ये कुछ और बता रहा है, ये कुछ और बता दो, सबको एक जगह किया जाएगा। फिर उसके बाद करेक्ट जजमेंट लिया जाएगा। फिर कह रहा है आइडियाज़ आर इवेल्युएटेड एट अनदर सेशन, और उस आइडियाज़ को एक नेक्स्ट सेशन के लिए इवेल्युएट करने के लिए रख दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। अब हमें बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है नेक्स्ट सेशन में। तो सबसे पहले करना पड़ेगा टू डिफाइन एंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। हमें प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा, या कह सकते हो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम इज़ वेरी क्रूशियल, क्योंकि जब तक हम लोग प्रॉब्लम को पता ही नहीं चलेगा प्रॉब्लम क्या है, तो हमें कैसे सॉल्यूशन निकल पाएगा। तो वही चीज़ कह रहा है कि अगर हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है टू रिकग्नाइज अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट, मतलब कि प्रॉब्लम
प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, ये रिकॉग्नाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है इवैल्यूएटिंग सॉल्यूशन। अब हमें प्रॉब्लम के बारे में तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब सॉल्यूशन कैसे निकालना है, कैसे उसको इवैल्यूएट करना है, कैसे उसमें फिट रखना है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इसमें कह रहा है बहुत सारे वेज होते हैं, देयर आर सेवरल वेज टू इवैल्यूएट द चूजन सॉल्यूशन एंड राइटिंग देम ऑल डाउन with help the group to choose the best solution to the problem। इसमें कह रहा है बहुत अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, वेज होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसको हम लोग साथ में सारे का सारे लिखेंगे उसको, फिर ग्रुप मेंबर की हेल्प से हम लोग चूज़ करेंगे बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा उस प्रॉब्लम का। फिर मेकिंग अ टी चार्ट टू वे द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ईच आइडिया, मतलब एक तरह का टी चार्ट भी बना सकते हैं जितने भी हमें मिले हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसके प्रॉब्लम के इवैल्यूएशंस वगैरह, उसका एक चार्ट भी बना सकते हैं। फिर इसके बाद है डेवलप एन एक्शन प्लान। एन एक्शन प्लान इज़ अ चार्ट, एक्शन प्लान एक तरह का चार्ट होता है दैट लिस्ट द टास्क दैट नीड टू बी डन एंड आइडेंटिफाई हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच। इसमें कहता है कि जो एक्शन प्लान होता है एक तरह का प्लान होता है, चार्ट पेपर की तरह होता है, उसमें हम लोग प्लान डिस्कस करते हैं जिसमें टास्क अलग अलग होते हैं, इसमें से कौन सा टास्क कौन करेगा, कौन उसको आइडेंटिफाई करेगा, कौन इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा, किसके लिए क्या काम होगा, वो सारी चीज़ें होती हैं। व्हेन एंड व्हाट एक्शन इज़ नेसेसरी, कब और क्या करना चाहिए, कौन सा चीज़ हमें किस टाइम पे करना चाहिए वो ज़रूरी होता है। वेयर टू स्टार्ट एंड हाउ, कहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और कैसे स्टार्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। फिर इसके बाद इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन, अब हम सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। शोइंग दैट द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस वाज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्डरली प्रोसेस विल कन्वीनियंस अदर्स दैट द सॉल्यूशन इज़ वैलिड। इसमें कह रहा है प्रॉब्लम को शो करना, ठीक, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो प्रोसेस है उसको शो करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको प्रॉपर वे में डिफ़ाइन करना, वो वैलिड होना चाहिए। जैसे कि पहला स्टेप जो है वो है मॉनिटरिंग टेक्निक्स। आगे देखते हैं, जो पहला स्टेप है वो मॉनिटरिंग टेक्निक्स है। देखो इसमें आता है सबसे पहले टिकलर फाइल आता है, आपको बस इतने नाम याद रखने हैं, बाकी डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना है। टिकलर फाइल है, फिर कंपाइलेंस रिपोर्ट्स है, ग्रुप मीटिंग्स है, इंडिविजुअल मीटिंग्स है, कस्टमर या यूज़र का इंटरव्यू है, सर्वे और रिटर्न क्वेश्चन अराइज है, क्वालिटी कंट्रोल स्पॉट चेक्स है, ऑडिट है, वॉक थ्रू ऑन रोल प्ले है, ट्रेंड ग्राफ है, चेक पॉइंट्स ऑन एक्शन प्लान है, पर्सनल इंस्पेक्शन ऑफ ऑल वर्क्स है, बजट कंट्रोल है और ग्राफ वाइन है। ठीक, इतना दिख रहा है आप लोगों को, ये सारी चीज़ें आप लोगों को नाम बस याद रखने हैं। ठीक, एग्ज़ाम में आएगा तो लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रजिस्टर्स क्या होते हैं। रजिस्टर्स आर अ टाइप ऑफ मेमोरी यूज टू क्विकली एक्सेप्ट स्टोर एंड ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रजिस्टर एक तरह की मेमोरी का टाइप है जिसका यूज़ किया जाता है एक्सेप्ट करने में, स्टोर करने में या ट्रांसफ़र करने में, किसको, डेटा को, एक प्लेस से अनदर प्लेस तक। ठीक, A register which is used by CPU are known as processor register। जो CPU रजिस्टर का यूज़ करता है उसको कहते हैं प्रोसेसर रजिस्टर। अब टाइप्स ऑफ रजिस्टर देखते हैं जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। फिर देयर आर बेसिकली 8 टाइप्स ऑफ रजिस्टर यूज इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में टोटल 8 टाइप्स के रजिस्टर्स होते हैं, यूज़ किए जाते हैं। ठीक, सबसे पहला होता है डेटा रजिस्टर जिसे DR से डिनोट किया जाता है। यह एक तरह का 16 बिट रजिस्टर होता है विच इज़ यूज टू होल्ड मेमोरी ऑपरेंड्स, जो कि मेमोरी के जितने भी काम होते हैं उसको ये ऑपरेट करता है। ठीक, नेक्स्ट है एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर को AR से डिनोट करते हैं। इट इज़ अ 12 बिट रजिस्टर, ये 12 बिट का रजिस्टर होता है विच इज़ यूज टू होल्ड एड्रेस फॉर द मेमोरी, जो कि होल्ड करता है एड्रेस मेमोरी के लिए। फिर उसके बाद आता है एक्यूमुलेटर जिसको AC से डिनोट करते हैं। ये एक तरह का 16 बिट रजिस्टर होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोसेसर रजिस्टर, इसको प्रोसेसर रजिस्टर भी कहते हैं। और अभी मैंने बताया कि जो प्रोसेसर रजिस्टर होता है वो CPU में यूज़ होता है। ठीक, फिर उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये इसको IR से डिनोट करते हैं। ये 16 बिट रजिस्टर ये भी होता है जिसका काम होता है होल्ड करना इंस्ट्रक्शन कोड्स को, जितने भी कोड्स होते हैं इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में उसका काम होता है उसको स्टोर करना। फिर उसके बाद आता है प्रोग्राम काउंटर जिसको PC से डिनोट करते हैं। ये 12 बिट का रजिस्टर होता है विच इज़ यूज टू होल्ड एड्रेस
फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो कि होल्ड करता है एड्रेस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस के लिए। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेरी रजिस्टर, जिसे TR से डिनोट करते हैं। ये 16 बिट का रजिस्टर होता है जिसका काम होता है होल्ड करना टेम्परेरी डेटा को। फिर उसके बाद इनपुट रजिस्टर होता है जिसे IMPR से डिनोट करते हैं। ये 8 बिट का रजिस्टर होता है जिसका काम होता है कैरी करना इनपुट कैरेक्टर को। फिर आउटपुट रजिस्टर को OUTR से डिनोट करते हैं। 8 बिट का रजिस्टर होता है जिसका काम होता है कैरी करना आउटपुट कैरेक्टर को। ठीक, छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी डिफिनीशंस हैं, आप लोगों को पता होनी चाहिए, ताकि देखो आप लोग एक बार खुद से समझ जाओगे ना, हिंदी में समझ जाओगे, जिस लैंग्वेज में आप लोगों को समझ में आता है, ठीक, वो समझ में आ जाएगा ना, तो आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद बना करके लिख लोगे। इसीलिए तो मैं बार बार कहती हूँ ना कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती आप मुझसे पूछिए, और भी बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं ना तो मुझे भी समझ में आता है कि मैं आप लोगों को सही तरीके से पढ़ा रही हूँ कि नहीं पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हेल्प मिल रही है कि नहीं आ रही। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए और बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट बना सकूँ, ताकि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ पॉसिबल हो जाए। ठीक, और मैं आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की भी फर्स्ट सेमेस्टर की नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करती हूँ। सब कुछ मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। मेरे चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे, नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की नीचे ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो उसमें आप लोगों को सारी वीडियो मिल जाएगी, जितने भी लेक्चर्स होंगे, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पेपर एनालिसिस, सब कुछ मिल जाएगा। फिर भी कोई चीज़ नहीं मिलता है कॉमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए बना दूँगी। ठीक, मैं आप लोगों के लिए ही काम कर रही हूँ, लेकिन आप लोग बताएँगे तो उसी हिसाब से और अच्छा काम होगा। फिर इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरर इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में कितने टाइप्स के एरर होते हैं। एरर इज एन इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म बाय द यूज़र विच रिजल्ट इन एबनॉर्मल वर्किंग ऑफ द प्रोग्राम। इसमें कह रहा है जो एरर होते हैं एक तरह का कह सकते हो कि मिस्टेक जो होता है एक इलीगल ऑपरेशन होता है जो कि किसी भी यूज़र के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। किसी भी गलती होती है ना, इंसान से ही तो गलती होती है, तो वही चीज़ कह रहा है कि एरर एक तरह का इलीगल ऑपरेशन है जो कि किसी भी यूज़र के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जो कि एबनॉर्मल वर्किंग ऑफ द प्रोग्राम। से कोई प्रोग्राम चल रहा है उसमें कोई चीज़ गड़बड़ हो गई तो वो एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ कहलाता है। अब कितने टाइप्स के एरर होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग भी पूछ सकते हैं, एक साथ भी पूछ सकता है। जैसे कि सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर। अब सिंटेक्स एरर क्या होता है। जो सिंटेक्स एरर होता है अकर व्हेन द कोड गिवन डज नॉट फॉलो द सिंटेक्स रूल ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें सिंटेक्स एरर में क्या होता है कि जैसे कि कोड दिया जाता है प्रोग्राम में, ठीक, तो वो सिंटेक्स रूल को नहीं फॉलो करता है। मतलब मान लो कोई रूल उसको दिया जाए, 5-6 रूल है, उसको फॉलो नहीं करता सेंटेंस को, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सिंटेक्स एरर कहलाता है। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ही होता है। ठीक, आगे देखते हैं, इसका एग्जांपल समझ लेते हैं और समझ में आ जाए। एग्जांपल जैसे कि मिस स्पेलिंग स्टेटमेंट दैट इज़ राइटिंग प्रिंट इंस्टेड ऑफ प्रिंट। देखो इसमें क्या कह रहा है, मिस स्पेलिंग स्टेटमेंट हो जा रही, मतलब हमने लिखा एप्पल की स्पेलिंग APPLE, लेकिन क्या आया APLE आ गया, तो वही जो मिस स्पेलिंग हो जाती है। जैसे राइटिंग प्रिंट लिखे हमने, फिर लेकिन क्या प्रिंट करा, सिर्फ प्रिंट ही प्रिंट करा। ठीक, यूजिंग अ वेरिएबल बिफोर इट हैड बीन डिक्लेयर, मतलब कुछ ऐसे वेरिएबल्स को उसमें ऐड कर देना जिसमें हमने डिक्लेयर ही नहीं किया है। ठीक, तो इसके बाद आता है लॉजिकल एरर। अ लॉजिकल एरर इज़ एन एरर इन द वे अ प्रोग्राम वर्क्स। अ लॉजिकल एरर एक तरह का एरर होता है जिसमें से प्रोग्राम जो होता है वर्क करता है। द प्रोग्राम कैन रन बट डज नॉट डू व्हाट इट एक्सपेक्टेड टू डू। मतलब प्रोग्राम रन तो करता है लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से उसको रन करना चाहिए, वो लॉजिकल एरर हो गया। ठीक, रन टाइम एरर क्या होता है। रन टाइम एरर इज़ एन एरर, एक तरह का एरर होता है दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ अ प्रोग्राम। जैसे कि प्रोग्राम हमारा चल रहा है तो उस टाइम पे कुछ ग्लिचेस आना या कुछ वीडियो, जैसे कि मान लो हमने कंप्यूटर में एक वीडियो स्टार्ट कर दी, देन उसके बाद उसमें वो बीच में जा कर के रुक जाता है या आवाज़ सुनाई पड़ती है, वीडियो रुकी होती है, तो एक तरफ का ये रन टाइम एरर कहलाएगा। ठीक, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्यूमेंटेशन। द मेन पर्पस ऑफ प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन इज़ टू डिस्क्राइब द डिज़ाइन ऑफ योर प्रोग्राम। जो मेन पर्पस होता है प्रोग्राम का वो होता है डॉक्यूमेंटेशन, जो कि डिज़ाइन ऑफ योर प्रोग्राम की डिज़ाइन को ये डिस्क्राइब करता है। फिर एनी रिटन टेक्स्ट वीडियो दैट डिस्क्राइब अबाउट अ सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम टू इट्स यूज़र्स इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन और प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। कोई भी रिटन टेक्स्ट हो गया, वीडियो हो गया, जो कि सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को बताता है यूज़र के लिए, तो उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन या प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। अगर सॉफ्टवेयर के लिए बताएगा तो सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन कहलाएगा, प्रोग्राम के लिए बताएगा तो वो प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन कहलाएगा। अब आगे देखते हैं, अब डॉक्यूमेंटेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन शुड बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रीडर। जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो रीडर की पॉइंट ऑफ व्यू पे बेस्ड होता है। डॉक्यूमेंट शुड बी अनएम्बिजियस। डॉक्यूमेंट जो होता है वो अनएम्बिजियस होता है। देयर शुड बी नो रिपीटेशन, इसमें कोई भी रिपीटेशंस नहीं होते। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड शुड बी यूज, जो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड होता है इसमें यूज़ किया जाता है। डॉक्यूमेंट को हमेशा अपडेट किया जाता है। अब कुछ इसके एडवांटेज जैसे देख लेते हैं, जैसे कि प्रोग्रामर्स और अदर्स, ये अदर होगा, ठीक, अर्थर देन द डेवलपर कैन अंडरस्टैंड, यहाँ पर प्रोग्रामर्स अदर देन द डेवलपर कैन अंडरस्टैंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें कह रहा है जितने भी प्रोग्रामर्स हो या कह सकते हो अदर प्रोग्रामर को छोड़ के भी जो डेवलपर्स होते हैं वो सारे अंडरस्टैंड कर सके, जितने भी सॉफ्टवेयर उसमें यूज़ हो सके। ठीक, डॉक्यूमेंटेशन की जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसमें जो यूज़ होने वाला है, तो जो प्रोग्राम कर रहा है या कोई अदर डेवलपर है उसको वो अच्छे से समझ सके। ठीक, ये है असिस्ट इन यूजिंग यूज़र ट्रेनिंग, मतलब ये यूज़र ट्रेनिंग में भी इसका यूज़ होता है। ठीक, इम्प्रूव्स ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, ये जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी होता है उसको ये इम्प्रूव करता है। फिर टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट, 5 टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यूज़र मैनुअल, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, टेक्निकल डॉक्यूमेंट, टेस्टिंग डॉक्यूमेंट। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आता है यूज़र मैनुअल। इट डिस्क्राइब इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर फॉर इन, ये डिस्क्राइब करता है जितने भी इंस्ट्रक्शन हो या प्रोसीजर किए जा रहे हों अंत तक। ठीक, यूज़र टू यूज़ द डिफरेंट फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर, जितने भी यूज़र्स इसको यूज़ करते हैं वो अलग अलग फीचर्स का यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर का। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट डिज़ाइन में क्या आता है, देखो, इट गिव एन ओवरव्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर, ये एक तरह का ओवरव्यू देता है सॉफ्टवेयर का। एंड डिस्क्राइब डिज़ाइन एलिमेंट इन डिटेल, और डिस्क्राइब करता है जो डिज़ाइन के एलिमेंट्स होते हैं उसको डिटेल में। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट लाइक डेटा फ्लो डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम एक्सेट्रा। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट लाइक डेटा फ्लो डायग्राम है जिसका काम क्या होता है, रिलेशनशिप डायग्राम वगैरह को भी डिफाइन करना। फिर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है कि इट हैज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम एज वेल एज द एनालाइज द रिक्वायरमेंट। इसमें कह रहे हैं एक तरह का लिस्ट होता है, जितने भी रिक्वायरमेंट सिस्टम्स होते हैं उसको एनालाइज करने में उसका यूज़ होता है। फिर टेक्निकल डॉक्यूमेंट में जो टेक्निकल एल्गोरिथम वगैरह होता है, फ्लो चार्ट वगैरह प्रोग्राम के बारे में है। फिर टेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें कि टेस्टिंग क्या होता है, इज़ वन फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट नीड इंटेंसिव डॉक्यूमेंट्स का यूज़ किया जाता है जिसमें, और जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है टेस्ट प्लान को, टेस्ट केसेस को, वैलिडेशन प्लान को, वेरिफिकेशन प्लान और टेस्ट रिज़ल्ट को, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। ठीक, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर कर लीजिएगा। सारा कंटेंट, सारे यूनिट के लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ आप लोगों को मेरे चैनल पे मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और बेल आइकन जिन्होंने नहीं ऑल पे सेलेक्ट किया है तो बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, इससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आधे घंटे पहले मिल जाएगी। जैसे कि क्लास की टाइमिंग है 6 PM पे, या कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाता है तो मैं 8 PM पे प्रोवाइड कर देती हूँ, नहीं तो 6 PM पे टाइमिंग है। ठीक, तो आप लोगों को आधे घंटे पहले कैसे मिल जाएगी, जैसे 6 बजे क्लास होनी है तो 5:30 बजे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, या 8 बजे क्लास होनी है तो 7:30 बजे नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक, इसीलिए मैं कहती हूँ ऑल पे ज़रूर से सेलेक्ट कर लीजिए। अगर इस वीडियो में 100 लाइक होते हैं और एक भी बच्चा 5 से 6 बच्चों तक शेयर करता है और इस वीडियो में 100 कमेंट्स होते हैं, देन मैं आप लोगों को इसके भी यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को भी प्रोवाइड कर दूँगी। मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि
मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके नहीं बताएंगे कि आप लोगों को चाहिए क्या, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मुझे कैसे समझ में आएगा। तो 100 लाइक बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही है, ठीक। एक भी बच्चा करेगा तो काफ़ी बच्चे हैं, मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। मैं लाइक करने को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी वीडियोज़ जो होती हैं ना, अगर आप लोगों को समझ में तो आती हैं, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना जो देख करके निकल जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं, और कैसे समझ में आएगा कि क्या मैं जो वीडियो कंटेंट बना रही हूँ वो लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बस आप लोग एक एक लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। फ्री ऑफ कंटेंट सब कुछ मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। और मेरा टेलीग्राम चैनल है योर बीएससी गाइड नाम से, उसमें मैं आप लोगों को नोट्स वगैरह देती हूँ, क्लास के अपडेट्स वगैरह देती हूँ, तो उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को सारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय एंड स्टे सेफ।